guys, welcome to all of you on my YouTube channel. So today we discuss the chapter 4 of civics, political parties, है ना? So let's start. ठीक है. सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन देख लेते हैं. और डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है. एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब लोगों का घेरा, दो लोगों का ग्रुप, है ना? हु कम टुगेदर, जो साथ में आते हैं इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल इलेक्शन और पावर को होल्ड करने के लिए. अब ये पावर इन्हें देता कौन है? ये पावर इन्हें नॉर्मल हम कॉमन सिटीजन ही देते हैं इन द गवर्नमेंट. और ये पावर लेने के बाद इनका क्या एम होता है? टू प्रमोट क्या? कलेक्टिव गुड एंड कलेक्टिव वेलफेयर को प्रमोट करना. ठीक है, सबका भला प्रमोट करना. नो, और ये हर एक आप रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी का स्टैंड. हर पार्टी अपना एक अलग स्टैंड लेके आती है. कोई पार्टी ये स्टैंड लेके आती है कि वो एजुकेशन में अच्छा करेगी, कोई पार्टी ये अच्छा लेके आती है कि वो गरीबों के लिए अच्छा करेगी, कोई पार्टी ये करेगी लेके आती है कि वो हिंदूज के वेलफेयर के लिए काम करेगी, कोई पार्टी ये करेगी कि वो मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए काम करेगी. हर पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है जो कि वो अपने साथ लेकर आती है. ठीक है, जब भी वो पावर को विन करती है. ठीक है, और जब भी वो क्या बोलते हैं अपना पार्टी का कोई भी कैंपेन हो रहा होता है उसमें भी बताती है. ठीक है. ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. ये कंपोनेंट्स मतलब लोग जो कि पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला हमारा द ए मेन लीडर, जो कि एक लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो होता है पीएम. ठीक है, नॉर्मल अगर लोकसभा के एंगल से देख लो तो वो होगा तुम्हारा पीएम. ठीक है, और द फॉलोअर, फॉलोअर कौन होता है? हम जैसे लोग जो फॉलोअर करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को. और दो एक्टिव मेंबर्स, अब ये लीडर है तो वो किसी से काम भी करवाता होगा. अदर मिनिस्टर्स तो वो हो गए आपके एक्टिव मेंबर्स, और हम जैसे लोग जो फॉलोअर्स होते हैं किसी भी पार्टी को फॉलो करने वाले कॉमन सिटीजन, वो फॉलोअर्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. सबसे पहला फंक्शन की इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, कंटेस्ट इलेक्शन सबसे. उसके बाद पब्लिक ओपिनियन को शेप देते हैं कि पब्लिक किसको सपोर्ट कर रही है. जब वो किसी से तुमको पता चलेगा किस तरीके की पार्टी को वो सपोर्ट कर रही है, उसी से पता चल जाता है कि पब्लिक का ओपिनियन कैसा है. ठीक है, तो क्या काम है? हेल्प पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. ठीक है, लोगों को हेल्प करना, यानी कि कंट्री के सिटीजन्स को हेल्प करना ताकि वो गवर्नमेंट के बेटर इनिशिएटिव्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स का पार्ट बन सके. ठीक है, वहां से जितने भी बेनिफिट्स हैं वो टेक अवे कर सके. ठीक है, ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज का. नाउ पार्टीज विच लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन. नाउ जो भी पार्टी इलेक्शन को हार जाती है वो क्या है? वो रोल करती है ऑपोजिशन. और उसका जो रोल ऑफ ऑपोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में. और किसी भी कंट्री में मेजोरिटी गवर्नमेंट का र, जो वो रन कर रही है उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वाई? क्योंकि ये ऑपोजिशन हमेशा ही मेजोरिटी गवर्नमेंट को उसकी कमियां, उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस वो बना रही है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेगा. प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट मेजोरिटी में है वो हमेशा ऐसे काम करेगी कि उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें कोई कमी ना निकाली जा सके. ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रोल है ऑपोजिशन का. फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट हर लेवल पे, यानी कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट को बेटर तरीके से रन करना, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाते चले जाना. ठीक है, नाउ प्ले अ डिसाइसिव रोल. डिसाइसिव रोल बनाना, अगर कंट्री का कोई लॉ बन रहा है तो उसमें एक बेटर डिसीजन लेना. ऐसा डिसीजन लेना जो कि कलेक्टिव गुड को प्रमोट करे कंट्री के अंदर. ठीक है, और ऐसे ऐसे लॉज बनाना जिनसे लोगों का भला हो, वेलफेयर हो सके. ठीक है, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी उनका हो सके. ठीक है, ऐसे लॉज बनाना, जैसे कि कुछ लॉज बनते हैं रिजर्वेशन को लेकर. सो रिजर्वेशन है. ठीक है, तो जो रिजर्वेशन है उससे अगर रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं तो वो ऐसे होने चाहिए कि उन जिनको बेनिफिट कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर जिनके लिए इसमें बेनिफिट नहीं है उनको भी कुछ दिक्कत ना फेस करनी पड़े. ठीक है, उनको ऐसा ना लगे कि वो कंट्री में इंक्लूसिव नहीं है, उनको एक्सक्लूजन नहीं फील होना चाहिए. ठीक है, नाउ पुट फॉरवर्ड अ डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. नई नई पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को लाते रहना ताकि जो कॉमन सिटीजन है उनका वेलफेयर और डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता जाए, बढ़ते जाए. ठीक है, अब ये कुछ फंक्शंस थे. नाउ लेट्स सी द एसेंशियल रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज का एसेंशियल रोल क्या है? डेमोक्रेसी को इवॉल्व करने में. ठीक है, डेमोक्रेसी को बनाने में पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है? सबसे पहला, डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी, और ये अकाउंटेबिलिटी ही पॉलिटिकल लीडर्स इंश्योर करते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स अकाउंटेबल होते हैं किस लिए? वो जो भी रूल्स जो भी लॉज ला रहे हैं उनको लोगों तक उनके लिए लोगों तक जो भी वो बना रहे हैं. ठीक है, सिटीजन्स को उनके लिए जवाब, अगर कुछ चाहिए उनसे कोई रिलेटेड, कोई इनके दिमाग में क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस रूल और लॉ की वजह से, तो उसके लिए अकाउंटेबल पॉलिटिकल पार्टी है. नाउ
अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका जवाबदेही कौन देगा, अगर आप किससे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। जैसे कि कंट्री में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आपको आरटीआई है, अगर आपको किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू पूछ सकते हो गवर्नमेंट से, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टी सिटीजन्स के इंटरेस्ट को, उनके डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मानो कि सिटीजन का इंटरेस्ट एक बड़ा नेशनल हाईवे बनाने में है, ठीक है, जो कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन में काम आ सके, ठीक है। ट्रेडर्स का इंटरेस्ट उसमें है, ठीक है, जो कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आएगा। तो इसका ये इंटरेस्ट कौन रिप्रेजेंट करेगा, पॉलिटिकल पार्टी ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब चाहे वो मेजोरिटी में हो, चाहे वो मेजोरिटी में ना हो, पर ये प्रमोट करना उनका ही काम है, ठीक है। नाउ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, अब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर हर बिलीफ, हर कल्चर, हर हर रिलीजन के लोग हैं, साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पर हमें डाइवर्सनेस देखने को लिए मिलती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इन पर्सपेक्टिव्स को साथ में लेकर एक कॉमन सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करना ही पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा रोल है, जिससे कि डेमोक्रेसी बनी रह सकती है, ठीक है, कंट्री के अंदर, और भी अच्छे से इवॉल्व होती हुई दिख सकती है, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होंगी तो आपको डेमोक्रेसी दिखेगी ही नहीं, सीधा सीधा ये मतलब है, क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये तीन चीजें थी, रोल थे, और ये तीनों चीजें ही डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और ये तीनों ही कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी। सो द इफ द पॉलिटिकल पार्टी हैव दीज थिंग्स तो ही आपको डेमोक्रेसी दिख सकती है। नाउ पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, ये हमने पढ़ लिया। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल, ये भी हमने पढ़ा। नाउ दे रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स को, है ना, बेसिकली आपको फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी दिखाते हैं। फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी समटाइम्स डिवाइड्स द पीपल, है ना, फॉर देयर वोट बैंक, तो यही है इसका मतलब, ठीक। नाउ पार्टीज फॉर्म एंड रन, ये भी हमने देख लिया, एंड पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, ये भी हमने देख लिया, वो इलेक्शन लड़ती हैं, सो दे, है ना, दे कंटेस्ट इलेक्शंस। नाउ लेट्स, अब पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ टाइप्स है। हमारे कंट्री के अंदर आपको मल्टी पार्टी देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम अलग कंट्रीज के हिसाब से भी देख लेते हैं। लाइक इन चाइना, चाइना में आपको वन पार्टी ही दिखेगी, ठीक है। तो वन पार्टी गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पर एक ही गवर्नमेंट है जो कि सब कुछ, जिसको अलाउड, जो कि अलाउड है सब कुछ कंट्रोल और रन करने के लिए गवर्नमेंट को, इसको हम वन पार्टी बोलते हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए गुड नहीं मानी जाती। नाउ द चाइना क्लेम्स, नाउ द थिंग्स arise that, now the question arise that here is that कि चाइना ऑलवेज क्लेम दैट, है ना, कि वो उसकी डेमोक्रेसी है ना, उसके यहाँ डेमोक्रेसी है, बट अगर वन पार्टी का ही रूल है तो डेमोक्रेसी कैसे विजिबल होगी, हाउ, ठीक, ये क्वेश्चन है। नाउ टू पार्टी, यूजुअली गवर्नमेंट चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, जैसे कि यूएसए और यूके में। अभी देखो यूएसए में कुछ दिन पहले बाइडेन था, अभी ट्रम्प है, और इनके बीच में ये घूमते रहता है ना, गवर्नमेंट। तो आप इससे समझ सकते हो कि दो लोगों के बीच में ही पावर का चेंज होना, गवर्नमेंट का चेंज होना, इज टू पार्टी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी है, सेवरल पार्टीज पावर के लिए compete करती हैं, दो से ज्यादा पार्टीज, और रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग इन पावर, और अपने अपने चांसेस को इम्प्रूव करती हैं ताकि वो पावर में आ सके, क्योंकि कंपटीशन है तो उनको चांसेस इम्प्रूव करने पड़ेंगे, है ना। पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो अपने स्ट्रेंथ पे आ जाए, या तो फिर मल्टीपल पार्टीज को साथ में कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर कहीं पर पावर स्थित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है मल्टी पार्टी। तो अब देखते हैं रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको एक नेशनल पार्टी में डेवलप करना है या फिर एक स्टेट पार्टी को आपको चलाना है, तो उसके लिए क्या रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया है। सी, नेशनल पार्टी के लिए वोट एंड सीट, आपको 6% के वैलिड वोट्स चाहिए इन 4 स्टेट्स के अंदर, यानी कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा है, तो आपको वहां पर, और आपको 4 स्टेट्स के अंदर 6% के वैलिड वोट्स मिल गए हैं, तो आप रजिस्टर हो सकते हो एक नेशनल पार्टी के लिए, ठीक है। लेकिन विन और 4 लोकसभा सीट आप जीतते भी हो, अगर आपने 4 स्टेट्स में आप 6% वैलिड वोट्स को जीते हो और वहां पर आपको 4 लोकसभा सीट्स मिल गई हैं, तो आप एक नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो सकते हो ना। लोकसभा सीट, अब अगर मल्टीपल स्टेट्स में देखें, लोकसभा सीट मल्टीपल स्टेट में विंस 2%, यहाँ पर क्राइटेरिया देखो, यहाँ पे 6 था पोलिंग का, अब यहाँ देखो, wins 2% of the total लोकसभा सीट्स, 2% के आपको टोटल लोकसभा सीट्स मिले हैं, और आप एटलीस्ट 11 सीट्स जीते हो 2014 फ्रॉम डिफरेंट 3 स्टेट्स, हर मतलब 3 स्टेट से। बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है कि 3 डिफरेंट स्टेट्स में आपको 2% की वोटिंग हुई है फॉर
एटलीस्ट 11 सीट्स, है ना, 11 सीट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका नेशनल नेशनल पार्टी बनाने का क्राइटेरिया को पूरा कर देती है। तो स्टेट पार्टी बनानी अगर, तो असेंबली इलेक्शन में आपको 6%, देखो सेम है, देखो यहाँ पे भी 6% थे था, तो पोल 6% के वैलिड वोट्स मिले चाहिए और विंस एटलीस्ट 2% सीट्स इन स्टेट असेंबली में, आपको 2% सीट्स मिली होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4 था, 4 लोकसभा सीट्स, और यहाँ पर कितनी है, 2% सीट्स। नाउ असेंबली सीट्स विंस 3% ऑफ द टोटल सीट्स इन द स्टेट असेंबली। अगर आपने 3% सीट्स जीत ली है, विन कर ली है टोटल सीट्स में से स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, तो भी आप स्टेट पार्टी बन सकते हो। और अगर लोकसभा रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 असेंबली मेंबर फ्रॉम दैट स्टेट, अगर 1 MP 25 असेंबली मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर 25 मेंबर पे 1 MP आता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन अगर दे रहा है तो भी आप स्टेट पार्टी बन सकते हो, ठीक है। नाउ बेनिफिट्स क्या है, अगर आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो तो आपको ब्रॉडकास्ट टाइम मिल जाता है दूरदर्शन चैनल पे, पूरे टाइम पार्टी का कैंपेन या फिर पार्टी की एडवर्टीजमेंट चलते रह सकती हैं। इलेक्शन के फंड्स आपको एंटाइटल हो जाते हैं, एंटाइटलमेंट आपको गवर्नमेंट के थ्रू फंड्स मिल जाएंगे पार्टी एक्टिविटीज के लिए पार्टी एक्टिविटीज लाइक रैलीज हो गई, मल्टीपल कैंपेन्स हो गए, कुछ प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद कैंपेन पर्क्स, स्पेसिफिक प्रिविलेजेस, इलेक्शन के दौरान आपको पार्टी लिस्ट में कुछ कैंपेन पर्क्स मिलते रहते हैं। पार्टी लिस्ट है ना, लाइक टू पार्टी लिस्ट की तरह आपको पार्टी के मेंबर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी, मल्टीपल चेंजेस जो हैं वो सब आपको कैंपेन पर्क्स के पार्ट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब आता है हमें एक एक्ट पढ़ना जरूरी है, अगर कभी भी हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे हैं तो आपको ये एक्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा अस्तित्व इस एक्ट से ही है, पूरा रिप्रेजेंटेशन उसका ये एक्ट ही करता है ना। तो इसलिए इसका एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है कि कौन सी पार्टी कब क्वालिफाई कर सकती है, कब कब डिस्क्वालीफाई करती है। जो पीछे हमने रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया पढ़ा वो इस एक्ट में मेंशन है, ठीक है। नाउ करप्ट प्रैक्टिस एंड इलेक्टेड रिलेटेड ऑफेंसेस, कोई भी अगर MP है या MLA है, तो अगर वो कोई करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है, तो इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंस कर रहा है, तो उसको बाहर कैसे किया जाएगा, क्या उस, है ना, ये सब उसमें लिखा है कि कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है ना, प्रैक्टिसेस करप्ट, तो वो सब लिखा है। इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स इसमें मेंशन है, कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व होंगी, है ना, किस तरीके के डिस्प्यूट्स, इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ऐसे। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये कैसे काम करता है ये एक्ट, ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये आपकी लिमिट सेट करता है वो लिखा है ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रजिस्टर कैसे करेगी एंड गेट देयर सिंबल, ये भी इस एक्ट में ही लिखा है। किस तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा ये भी इस एक्ट के अंदर ही मेंशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कुछ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कि बीजेपी है, ठीक है, आपकी आम आदमी पार्टी है, ये कुछ फार्मिंग वाली पार्टी थी, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, और एक नेशनल पीपल्स पार्टी है, ठीक। ये हाथी वाला साइन तो मुझे लग रहा है मैंने कहीं देखा है, आप लोगों ने देखा है क्या, जरा कमेंट में बताना, ठीक। अब थैंक यू फॉर योर पेशेंस। नाउ अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हो, है ना, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। टाटा बाय बाय।